नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस क्लास में। और प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण विधियां। रीट एग्ज़ाम 2025 में जो शिक्षण विधियां आएगी 15 नंबर की साथियों, हिंदी की 15 नंबर की है। और 15 ही नंबर की साथियों जो शिक्षण विधियां आएगी वो आएगी संस्कृत की। और दोनों की शिक्षण विधियां बिल्कुल साथियों सेम है। तो पहले आज अभी हम क्लास में देखने वाले हैं, कम से कम साथियों अपन पढ़ेंगे 5 शिक्षण विधियां पढ़ेंगे। इसमें से पहली शिक्षण विधि आगमन और निगमन। आगमन विधि और निगमन विधि दोनों में पहली बार तो अंतर देखेंगे और इसके बाद दोनों विधियों को पढ़ेंगे साथियों। तो शुरू करते हैं। पहली साथियों, आगमन विधि है जो उदाहरण से नियम की ओर या उदाहरण से सूत्र की ओर गमन करती है साथियों। यह नियम या सूत्र से उदाहरण की ओर गमन करती है। विशेष से सामान्य की ओर गमन करती है, ये सामान्य से विशेष की ओर गमन करती है। अनुभव से तर्क की ओर और यह तर्क से अनुभव की ओर गमन करती है। इस अंतर को बिल्कुल आप याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसा का ऐसा ही साथियों आपके आ सकता है। पुनः देखिएगा, उदाहरण से नियम सूत्र की ओर, ये नियम सूत्र से उदाहरण की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, अनुभव से तर्क की ओर और तर्क से अनुभव की ओर। यह विधि वैज्ञानिक और आनंददायी विधि है। कौन सी? आगमन विधि। ये अमनोवैज्ञानिक व निरस विधि कौन सी विधि? निगमन विधि। आदि छात्र क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित विधि है। कौन सी? आगमन विधि। और ये विपरीत विधि है, यानी कि ये छात्र क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। कौन की? निगमन विधि। क्योंकि निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, इसके बाद उसका सत्यापन किया जाता है। जबकि आगमन विधि में साथियों पहले उदाहरण बताया जाता है, पर सभी उदाहरणों को ध्यान में रखकर नियम का निर्धारण किया जाता है। आगे हम बात करते हैं साथियों इसकी बात। तो ये साथियों छात्र केंद्रित विधि है। कौन? आगमन विधि। और ये अध्यापक केंद्रित विधि है। कौन सी? निगमन विधि। छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। कौन सी? आगमन विधि साथियों। और बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। कौन सी? निगमन विधि। छोटे छात्र समूह के लिए उपयुक्त है। कौन? आगमन विधि। बड़े छात्र समूह के लिए उपयुक्त है। कौन? निगमन विधि। साधारण छात्रों के लिए कौन सी विधि है? आगमन विधि के माध्यम से हम साधारण छात्रों को पढ़ा सकते हैं, छोटी कक्षाओं को पढ़ा सकते हैं, छोटे छात्र समूह को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि साथियों में बड़ी कक्षाओं को पढ़ाना है, बड़े छात्र समूह को पढ़ाना है, प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ाना है, तो हमें निगमन विधि का अनुसरण करना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। खोज का मार्ग है, अनुकरण का मार्ग है, समय व श्रम सहाय है, यानी समय और श्रम की बचत होती है। या समय और श्रम सहाय है, यानी इसमें समय और श्रम ज़्यादा लगता है, जबकि यहाँ पर समय और श्रम की बचत होती है। अध्यापक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। किसमें? आगमन विधि में। जबकि निगमन विधि में केवल अध्यापक सक्रिय, छात्र निष्क्रिय श्रोता मात्र है। क्योंकि अध्यापक नियम बताता रहता है और छात्र उस नियम का अनुसरण करते रहते हैं साथी। अर्जित ज्ञान स्थायी होता है, अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है। किसके द्वारा? आगमन विधि द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो स्थायी होता है, जबकि निगमन विधि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो अस्थायी होता है। खोजने की आदत का विकास होता है, रटने की आदत का विकास होता है। किसमें? निगमन विधि में। और जहाँ पर रटना शब्द आता है वो अमनोवैज्ञानिक होता है। मानसिक शक्तियों का विकास, मानसिक शक्तियों का ह्रास। नियम या सूत्र की स्थापना में सहायक है और ये नियम या सूत्र के सत्यापन में सहायक है। आपको याद रखना है, नियम या सूत्र की स्थापना में सहायक है और ये नियम या सूत्र के सत्यापन में क्या है? सहायक है साथियों। अब यहाँ देखिए, आगमन और निगमन विधि को अपन ध्यान से पढ़ते हैं, इनको देखिएगा। आगमन और निगमन विधि व्याकरण शिक्षण हेतु प्रयुक्त की जाती है। किसके द्वारा प्रयुक्त की जाती है? यानी किसमें? ये व्याकरण सिखाने में प्रयुक्त की जाती है। आगमन और निगमन विधि का प्रयोग अलग अलग भी किया जा सकता है और एक साथ भी किया जा सकता है। यह आपको ध्यान में रखना है। यानी आगमन और निगमन विधि का प्रयोग अलग अलग भी किया जाता है और एक साथ भी किया जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दोनों का प्रयोग एक साथ किया जाना चाहिए। क्या? मनोवैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार दोनों विधियों का प्रयोग एक साथ करना चाहिए। पहले आगमन विधि के द्वारा नियम सूत्र की स्थापना करनी चाहिए,
तत्पश्चात निगमन द्वारा उस सूत्र का सत्यापन करना चाहिए। ध्यान रखना, पहले तो आगमन के विधि द्वारा क्या करने, नियम या सूत्र की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद तत्पश्चात निगमन द्वारा उस सूत्र का सत्यापन करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं। आगमन विधि में पहले छात्रों द्वारा कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। छात्र इन उदाहरणों में तुलना कर किसी निष्कर्ष तक पहुंचता है। अंत में नियम या सूत्र की स्थापना कर दी जाती है। आगमन विधि के 4 पद हैं। कौन सी? उदाहरण, तुलना, सामान्यीकरण और नियमीकरण। उदाहरण पद, तुलना, सामान्यीकरण पद और नियमी, यानी कि उदाहरण पद, तुलना पद, सामान्यीकरण पद और नियमीकरण पद, ये आगमन विधि के 4 पद है। निगमन विधि में छात्रों को पहले सूत्र बताया जाता है, तत्पश्चात विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उसकी पुष्टि की जाती है। निगमन विधि में क्या होता है, पहले सूत्र बताया जाता है, नियम बताया जाता है, तत्पश्चात उन उदाहरणों के माध्यम से उस नियम सूत्र की पुष्टि की जाती है। और दोनों विधियों को तुलनात्मक दृष्टि से निम्नानुसार किया जा सकता है। और ये अपन ने कर लिया है साथियों, ये अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, यानी कि ये अपन ने एक बार पुनः पढ़ लिया। उदाहरण से नियम या सूत्र की ओर, नियम से सूत्र या उदाहरण की ओर, विशेष से सामान्य और सामान्य से विशेष की ओर, अनुभव से तर्क और तर्क से अनुभव की ओर, वैज्ञानिक और आनंददायी है, ये अमनोवैज्ञानिक व नीरस है, छात्र क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है और ये छात्र क्रियाशीलता सिद्धांत के विपरीत है साथियों। छात्र केंद्रित विधि है, ये अध्यापक केंद्रित विधि है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, छोटे छात्र समूह के लिए उपयोगी है और साधारण छात्रों के लिए क्या है, उपयोगी। ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, बड़े छात्र समूह के लिए उपयोगी है और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। खोज का मार्ग अपनाती है, अनुसरण का मार्ग है, समय और श्रम सहाय है और ये श्रम और समय और श्रम की बचत करती है। अध्यापक व छात्र दोनों सक्रिय है, केवल अध्यापक सक्रिय, छात्र और अध्यापक सक्रिय, छात्र निष्क्रिय श्रोता मात्र है साथियों। अर्जित ज्ञान स्थायी होता है और अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है। खोजने की आदत का विकास और रटने की आदत का विकास, मानसिक शक्तियों का विकास और मानसिक शक्तियों का ह्रास। नियम सूत्र की स्थापना में ये सहायक है और नियम सूत्र के सत्यापन में ये क्या है, सहायक है। अगली आती है अपनी सूत्र विधि। मेरे साथियों, यदि आपको रीट की संपूर्ण शिक्षण विधियां पढ़नी है तो आज ही और अभी तुरंत आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों में 30 नंबर का जो मैटर है आपका, हिंदी और संस्कृत में समान शिक्षण विधियां, बस संस्कृत में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है, बाकी वही शिक्षण विधियां होती है। और यही शिक्षण विधि साथियों में आपको 4 से 5 दिन में, 2 से 3 दिन में पूरी शिक्षण विधियां मैं आपको निःशुल्क पढ़ा दूंगा साथियों। तो देखिएगा, अगली विधि अपनी आती है सूत्र विधि। कौन सी आती है? सूत्र विधि, जिसे साथियों सुग्गा विधि भी पढ़ने कहते हैं, सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं, जिसे रटंत प्रणाली भी कहते हैं साथियों। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त है। कौन सी? सूत्र विधि। व्याकरण के सिद्धांतों को किसी सूत्र के साथ आबद्ध कर दिया जाता है, वही सूत्र प्रणाली कहलाती है। क्या? व्याकरण के सिद्धांतों को किसी सूत्र के रूप में आबद्ध कर दिया जाता है, वह सूत्र विधि कहलाती है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, वर्ण विचार हिंदी में तो अकाय सा विसर्ग नाम पढ़ते हैं, ईचु ऐसा तालव्य पढ़ते हैं, ऋतु ऐसा मूर्धन्य पढ़ते हैं, ये सूत्र के माध्यम से पढ़ते हैं, वही क्या है, सूत्र विधि। इसमें व्याकरण के सिद्धांत को क्या कर दिया, सूत्रबद्ध कर दिया जाता है। छात्र उन सिद्धांतों को रट लेते हैं। रटने की आदत पर बल देने के कारण से सुग्गा प्रणाली कहा जाता है। सुग्गा का मतलब पैरट प्रणाली, पैरट का मतलब तोता, इसे तोता प्रणाली। जैसे तोते को हम बार बार कहते हैं कि बोल मिट्टू खाना खाएगा, तो वो सीख जाता है मिट्टू खाना खाएगा, तो उसी प्रकार से सुग्गा प्रणाली कहते हैं, क्योंकि रटंत प्रणाली पर आधारित है। संस्कृत व्याकरण में इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। संस्कृत व्याकरण में संधि प्रकरण, कारक प्रकरण, समास प्रकरण, लिंग, वचन, विभक्ति आदि का ज्ञान सूत्र के द्वारा ही दिया जाता है। इसके गुणा अवगुण निगमन विधि के समान है, यानी कि निगमन विधि के जो गुण और अवगुण है, वही साथियों सूत्र विधि सुग्गा प्रणाली के क्या है, गुण और अवगुण उसके ही समान है। यानी कि आप निगमन विधि में जो गुण हैं वही इसके गुण है, और जो इसके अवगुण है वही इसके क्या है, अवगुण है साथियों। अगली आती है अपनी भाषा संसर्ग विधि, या जिसे अव्याकृत विधि भी कहते हैं।
भाषा संसर्ग विधि, जिसे अव्याकृत विधि भी कहते हैं, इसे व्याकरण विरोधी विधि प्रणाली भी कहते हैं, व्याकरण विरोधी प्रणाली भी कहते हैं। ध्यान रखना, वह कौन सी विधि है जो व्याकरण का विरोध करती है साथियों, तो वह भाषा संसर्ग विधि है जो व्याकरण का विरोध करती है। और ये विधि ये कहती है कि हमें व्याकरण का अलग से ज्ञान नहीं देना है, केवल पुस्तक पढ़ाते समय जहाँ पर व्याकरण के शब्द आते हैं वहाँ पर इनका व्याकरण कर देना है, यानी भाषा के साथ साथ व्याकरण पढ़ाया जाना ही व्याकरण संसर्ग विधि है साथी। इस विधि के समर्थकों का विचार है कि भाषा को सीखने के लिए व्याकरण सिखाना आवश्यक नहीं है, व्याकरण का सिखाना आवश्यक नहीं। किसका? भाषा संसर्ग विधि है, इसके समर्थकों का विचार क्या है कि भाषा को सिखाने के लिए व्याकरण सिखाना आवश्यक नहीं है, भाषा के साथ साथ ही व्याकरण की शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। इस विधि के विद्वानों के अनुसार भाषा साहचर्य व अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। ये ध्यान रखना, किससे? भाषा संसर्ग विधि के विद्वानों का कहना है कि भाषा साहचर्य व अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। इस विधि में बालकों को कक्षा में बैठाकर स्वतंत्र रूप से व्याकरण नहीं पढ़ाई जाती, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस विधि में बालकों को कक्षा में बैठाकर स्वतंत्र रूप से व्याकरण नहीं पढ़ाई जाती, अथवा मान लीजिए मैं आपको कोई पाठ पढ़ा रहा हूँ और उस पाठ में यदि कोई जैसे विद्यालय शब्द आया तो वहीं पर मैं आपको विद्यालय का संधि विच्छेद अब आपको बता दूंगा। इस विधि में बालकों को ऐसी पुस्तकों को दिया जाता है जिसमें व्याकरण संबद्ध भाषा का प्रयोग हो साथियों। व्याकरण के बिना, आके देखिए, व्याकरण के बिना ही भाषा का शुद्ध प्रयोग सिखाना और इस प्रकार शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति करना ही इस विधि का प्रमुख उद्देश्य है। किस विधि का? भाषा संसर्ग या अव्याकृत विधि का जो मुख्य उद्देश्य वह क्या है? व्याकरण के बिना ही भाषा का शुद्ध प्रयोग सिखाना और इसी प्रकार शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति करना, इस शिक्षण विधि का प्रमुख उद्देश्य है। बालक उन पुस्तकों का अध्ययन करता है तथा अनुकरण द्वारा भाषा का शुद्ध प्रयोग करने की दक्षता अर्जित कर लेता है। यही शायद क्या है? भाषा संसर्ग विधि या अव्याकृत विधि है साथियों। बालक उन पुस्तकों का अध्ययन करता है तथा अनुकरण के द्वारा भाषा का शुद्ध प्रयोग करने की दक्षता अर्जित करता है साथियों। अब इसके गुण अवगुण क्या है? इस विधि द्वारा भाषा की शिक्षा तो दी जा सकती है, व्याकरण की नहीं दी जा सकती है, ये बात ध्यान रखना। इस विधि के द्वारा भाषा की शिक्षा तो दी जा सकती है मेरे साथियों, लेकिन व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। यह विधि छात्रों को केवल व्यावहारिक ज्ञान देती है, सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देती है। सैद्धांतिक ज्ञान के लिए तो आपको व्याकरण सिखाने के लिए व्याकरण विधि का ही प्रयोग करना पड़ेगा। यह विधि छात्रों को केवल व्यावहारिक ज्ञान देती है, सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देती है। इस विधि में अध्यापक का स्थान नगण्य रहता है। शिक्षण की सफलता छात्रों के विवेक पर निर्भर करती है। यदि छात्र प्रतिभाशाली है तो वह शिक्षण यानी कि वो व्याकरण सीख पाएगा, यदि वो प्रतिभाशाली नहीं है तो वो किसी भाषा के साथ व्याकरण की शिक्षा देना बहुत टेढ़ी खीर साथियों, दी ही नहीं जा सकती वर्तमान समय में। तो ये इसके गुण अवगुण हैं। अगली विधि अपनी आती है साथियों, समवाय विधि आती है। व्याकरण शिक्षण की विधि है साथियों ये समवाय विधि। छात्रों को किसी कालांश में बैठाकर स्वतंत्र रूप से व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता है साथियों। हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित गद्य पाठों के शिक्षण के समय काठिन्य निवारण सोपान के अंतर्गत छात्रों को पाठ में आए कठिन व नवीन शब्दों का अर्थ बताया जाता है, यही समवाय विधि है। यानी कठिन नवीन शब्दों का अर्थ बताया जाता है। अर्थबोध कराने के व्याकरण के नियमों का सहारा लिया जाता है। गद्य शिक्षण के साथ साथ व्याकरण का शिक्षण कराने के कारण इसे समवाय विधि कहते हैं। इस विधि द्वारा व्याकरण की क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित शिक्षा नहीं दी जाती है। कहने का मतलब जो भाषा संसर्ग विधि है सेम साथियों उसके समान है, ये समवाय विधि है। आगे गद्य शिक्षण में इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। पद्य शिक्षण में इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल गद्य शिक्षण में ही इस विधि का प्रयोग किया जाता है। गद्य शिक्षण में भी इसका प्रयोग करने से गद्य का स्थान गौण हो जाता है और व्याकरण का एक स्थान मुख्य हो जाता है, इसलिए यह विधि उपयुक्त विधि नहीं है, वैज्ञानिक विधि नहीं। इसमें व्याकरण की केवल व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगली साथी आपने आती है रसास्वादन विधि।
रस प्लस आस्वादन, रस का स्वादन करना ही क्या है, रसास्वादन विधि है। रस का आनंद लेना। आस्वादन का मतलब होता है साथियों जिसे हम लौकिक जीवन में क्या कहते हैं साथियों, आनंद कहते हैं, उसे ही साहित्य के क्षेत्र में आस्वादन कहते हैं। हाँ साथियों, याद रखना। कविता शिक्षण के लिए उपयुक्त है कौन सी, रसास्वादन विधि। प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है कौन सी, रसास्वादन विधि। इस विधि के द्वारा कविता पढ़ाने का उद्देश्य छात्रों को आनंद अनुभूति कराकर कविता के प्रति लगाव पैदा करना है, वही क्या है, रसास्वादन विधि है। मेरे साथियों, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। यदि आपको 30 नंबर की व्याकरण की विधियां पढ़नी है और बहुत अच्छी तरह से पढ़नी है तो अभी तुरंत आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इस विधि के द्वारा कविता पढ़ने का उद्देश्य छात्रों को क्या, आनंद अनुभूति प्रसन्नता का अनुभव कराना ही साथियों इस कविता का आनंद अनुभूति कराकर कविता के प्रति लगाव पैदा करना ही इस विधि का प्रमुख उद्देश्य है। इस विधि में अध्यापक कविता का शब्दार्थ और भावार्थ कक्षा में नहीं बताता है। अध्यापक द्वारा कविता ले, गति, यति, आरोह, अवरोह पूर्वक भावानुकूल स्वर में ससुचर वाचन किया जाता है। छात्र ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं अथवा उनको दोहराते रहते हैं, वही क्या है साथियों, वही विधि है रसास्वादन विधि। रस का आस्वादन करना, रस का आनंद लेना ही रसास्वादन विधि है। और आनंदी आनंद में कविता को इस प्रकार से पढ़ाना साथियों के छात्र वो कविता को कंठस्थ याद कर ले और उनका बड़ा आनंद आया, उनका लगाव विद्यालय से हो जाए साथियों। कल पढ़ेंगे साथियों, कल जो पढ़ने वाले हैं, कल अपनी जो विधि है साथियों वह अपनी विधि आएगी व्याख्यान विधि। क्या आएगी, व्याख्यान विधि पढ़ेंगे। व्याख्यान विधि के बाद इसमें अपने अगली जो विधि है साथियों वो आएगी श्रुतलेख के। श्रुतलेख के बाद रस साहचर्य विधि है साथियों। साहचर्य की विधि के बाद अपन बात करते हैं साथियों तो अपनी आती है अनुकरण विधि आती है। और फिर अनुकरण विधि के बाद से बात करते हैं साथियों तो अपनी आती है भाषा प्रयोगशाला विधि। कल वापस इन 5 विधियों को हम पढ़ेंगे साथियों। तो ठीक है मेरे साथियों, आज इतना ही। कल फिर अगली क्लास में हम मिलते हैं। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा साथियों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। ठीक है मेरे साथियों, कल फिर मिलते हैं। राम राम साथियों।